अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के इस पेपर में अब हम रिवीजन सेशंस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जितना भी कंटेंट है उसे रिवाइज कर लें, और ना सिर्फ रिवाइज करें बल्कि मार्किंग भी कर लें कि आपके पास कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। कि इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था, स्टैब्लिश किया था कि हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन को किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर कम्युनिकेशन के बारे में क्या क्या जो है एक्सियम्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपके पास डेफिनेशंस आ रही हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, imparting or exchanging information by speaking, writing or using some other medium। आप कोई भी आइडिया, कोई भी ओपिनियन या कोई भी फीलिंग, इसके अलावा कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप शेयर कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, आगे पहुंचा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू आर कम्युनिकेटिंग। या अगर कोई आइडिया, कोई फीलिंग, कोई ओपिनियन, कोई फैक्ट एंड फिगर आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि यू आर कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं होता कि आप सिर्फ बोल रहे हो या लिख रहे हो। अगर आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट हो। तो कम्युनिकेशन हो सकती है ओरली, कि अगर मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, या आप कह रहे हो मैं सुन रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो मैं पढ़ रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ओरल कम्युनिकेशन भी होती है, रिटन कम्युनिकेशन भी होती है। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन हो जाती है कि अगर आपने मुझसे सवाल पूछा इस तरीके से और मैंने कह दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूछा काम हो गया, तो मैंने कहा जी हो गया। तो यहां पे आई कांटेक्ट से, आई मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, पॉस्चर से, प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो एक कम्युनिकेशन होती है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, वो कहलाती है वर्बल कम्युनिकेशन। और अगर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो वो कहलाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि जब आप बिजनेस के पर्पसेस को पूरा करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे होते हो, इट्स कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। कि अगर आप वही इंफॉर्मेशन, वही फीलिंग, वही ओपिनियन या वही आइडिया या वही फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो टू फुलफिल द पर्पस ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। सर बिजनेस का पर्पस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट्स, टू स्ट्राइव फॉर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के लिए मेहनत करना, प्रॉफिट्स कमाना। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज एक सप्लायर और एक बिजनेस डील कर रहा है, और बिजनेस कोशिश कर रहा है कि सप्लायर से नेगोशिएट करके सामान परचेज कर लिया जाए, दिस इज बिजनेस कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर सस्ता खरीदोगे, कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या आप कस्टमर को कन्विंस कर रहे हो मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लो, और कस्टमर आपसे परचेज कर लेता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी। अगर आप गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके कहते हो हमें टैक्स वगैरह में रिलीफ दे दो, तो उससे आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। अगर आप लेंडर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करे, या मुझसे कोलेटरल कम चार्ज करे, या इंटरेस्ट की या मुझे प्रिंसिपल की अमाउंट ज्यादा पे करे, तो यू आर डूइंग बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फीलिंग या जो ओपिनियन आप इम्पार्ट कर रहे हो टू फुलफिल द पर्पस ऑफ द बिजनेस, या बिजनेस के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल है। फिर लिखा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन के जिसमें सेंडर जिस इंटेंट से कम्युनिकेशन स्टार्ट करे और रिसीवर उस इंटेंट को समझते हुए मैसेज को रिसीव करे, इंटरप्रेट करे और उसी इंटेंट के हिसाब से फीडबैक दे, तो इसका मतलब है दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी कि जिस मकसद से सेंडर ने मैसेज भेजा था, रिसीवर ने ना उसे उस मकसद से समझा, बल्कि आपको फीडबैक भी दे दिया कि हाँ मुझे समझ आ गया है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियंस एंड नॉलेज दैट द मैसेज इज रिसीव्ड, कि मैसेज रिसीव हो गया है,
एंड अंडरस्टूड विद क्लैरिटी एंड पर्पस, कि यहाँ पे कम्युनिकेशन 100% हो जाती है विदाउट एनी एरर, इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका आउटकम ये होता है कि सेंडर और रिसीवर फील सेटिस्फाइड। फिर लिखा है एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सियम? एक्सियम का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल या फाउंडेशनल ट्रुथ, वो चीजें जो एग्जिस्ट करती है, तुम्हारे मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एक्सियम्स ऑफ कम्युनिकेशन या एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं कि कम्युनिकेशन 24/7 चल रही होती है, कम्युनिकेशन कभी भी स्टॉप नहीं होती। जब आप पैदा हुए थे कम्युनिकेट कर रहे थे, जब आप दुनिया से चले जाओगे तब भी कम्युनिकेट कर रहे होगे। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है, एक कोहेरेंस होती है, या एक पंक्चुएशन होता है। तो दूसरा पॉइंट कि कम्युनिकेशन के अंदर पंक्चुएशन होता है, कि लेट सपोज अगर मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, तो देयर इज अ चांस कि आप मेरी सीक्वेंस को फॉलो करोगे या अपनी सीक्वेंस बना लोगे। जो भी हो, यहाँ पे सीक्वेंस है, यहाँ पे पंक्चुएशन है। तो हम क्या करते हैं, पंक्चुएट कर रहे होते हैं, पहले एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात। तो लिस्ट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हर बंदे की लिस्ट उसकी पंक्चुएशन को शो कर रही होगी। कम्युनिकेशन के अंदर होता है कंटेंट और रिलेशनशिप। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर, जो असल बात है, वो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, दिस इज कंटेंट। लेकिन एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिबिलिटी, रिलेशनशिप ऑफ हेट्रेड, रिलेशनशिप ऑफ लव, रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप ऑफ फेयर। तो वो जो है मेरे कंटेंट को ड्राइव करेगा। कि अगर हमारा अल्लाह ना करे हेट्रेड का रिलेशनशिप है, तो पता है क्या होगा, तो मेरे सब्जेक्ट मैटर को आप शायद उतनी इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, आप तो मुझसे नफरत कर रहे होगे। तो मेरे सब्जेक्ट मैटर की या मेरे जो कंटेंट की वो रिस्पेक्ट रहेगी नहीं, या उसकी वैल्यू वो रहेगी नहीं, जो कि मैं चाह रहा था। तो इसलिए मुझे इस एक्सियम के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई मेरे हेटर्स भी है ना, तो मैं उनसे कह दूं कि दो आप मुझे हेट करते हो, लेकिन मेरी इस बात को गौर से सुनो, और सुन के जरा सा टाइम निकाल के ना इसको सर्च कर लेना, इसे ऑब्जर्व कर लेना। तो हमारी जो है नफरत अपनी जगह, लेकिन आपको मेरी बात समझ आएगी। लेकिन अगर आपको इस एक्सियम के बारे में पता ही नहीं होगा, तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो या किसी को रिस्पेक्ट देते हो, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी पे आपको डाउट नहीं है, तो वो शायद गलत बात भी कर रहा हो ना, तो आप क्या होगे, ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह सुन रहे होगे। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप ड्राइव कर रहा होता है कंटेंट को, कंटेंट रिलेशनशिप को ड्राइव नहीं कर रहा होता। फिर उसके बाद रिलेशनशिप होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, या तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप होता है, या फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। सिमेट्रिक रिलेशनशिप का मतलब यह है कि दोनों एक ही पोजीशन पे लोग मौजूद हैं। अगर दोनों एग्री करेंगे तो अच्छी बात है, दोनों डिसएग्री भी कर सकते हैं, और लेट सपोज कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि एक एग्री कर रहा है, एक डिसएग्री कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, तो एक बंदा सुपीरियर पोजीशन पे होगा और एक बंदा सबऑर्डिनेट पोजीशन पे होगा। तो ये जो है आपको डोमिनेट करेगा, ये सबमिट कर देगा, तो यहाँ पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि फादर सन हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया, बॉस सबऑर्डिनेट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्स है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, कि जो बता रही होती है कि आपकी जो भी वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें से अगर मैं वर्ड्स माइनस कर दूं, माय मिस्टेक, आपकी जो भी ओरल कम्युनिकेशन है, जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, अगर आप मेरे वर्ड्स को माइनस कर दो, तो जो मेरी आवाज की टोन है, जो मेरे वोकल्स हैं, इसके अलावा जो मेरी आवाज की पेस है, इसके अलावा जो है उसके उसकी जो हाइज और लोज है, ये सारी चीजें किसका पार्ट बन जाती हैं, पैरा लैंग्वेज का। इवन मेरे पॉजेस या मेरे फंबल्स, ये सब जो है पैरा लैंग्वेज का पार्ट बन जाते हैं। कहीं पे मैं बहुत एम्फेसिस के बाद साथ बात कर रहा होता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे कंटेंट में क्या है, सच्चाई मौजूद है। अगर मैं फंबल कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं अपनी बात से 100% सर्टन नहीं हूं, या थॉट्स मेरे माइंड में नहीं आ रहे। तो हर चीज, हर पॉज या हर पेस क्या कर रही होती है, कोई ना कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बाय द वे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसने इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है कि आने को ये आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से।
अब लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत फंडामेंटल होती है इंसान की एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए। यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कम्युनिकेशन। इवन इफ यू डू, अगर तुम किसी ना किसी तरीके से एग्जिस्ट कर भी जाते हो, यू कैन नॉट सर्वाइव। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। आप एग्जिस्ट तो कर जाओगे, सर्वाइव नहीं करोगे। और यही चीज जो है अप्लाई होती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि एवर एग्जिस्टिंग है, ये शुरू से चल रहा है, एंड तक चलेगा। जब से दुनिया बनी है तब से लेके दुनिया खत्म होगी तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद या तो आप कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो जैसे कि मैं, या सब कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर रहे होते हो कि लेट सपोज मेरी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूं कि वो कॉन्शियस हो, लेकिन बहुत सारी चीजें नॉन वर्बली मैं सब कॉन्शियसली कम्युनिकेट कर देता हूं। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर ही रहे होते हो, ये हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करेगी टिल द एंड ऑफ द टाइम। हेरल्ड जेनिस जो है ना, उसने क्या एक बड़ी जबरदस्त बात की कि जो बिजनेस की दुनिया है वो एक्शन की दुनिया है। प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, लोगों को हायर किया जा रहा होता है, उनकी सर्विसेज ली जा रही होती है, पॉलिसीज बनाई जाती है, उन्हें इंप्लीमेंट किया जाता है, जॉब सीखी जाती है, उन्हें परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कोई 5,000 5 लाख काम हो रहे होते हैं। देर इज नो प्रैक्टिकल वे in which any of these events can take place without communication। क्या आप मुझे कहो कि सर विदाउट कम्युनिकेटिंग आप मुझे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा दें? इसका आंसर आपको भी पता है, इसका आंसर मुझे भी पता है। विदाउट कम्युनिकेशन आप एडमिशंस नहीं ले सकते। तो यार कम्युनिकेशन तो, सॉरी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंस्टेड, अगर आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस नहीं आता, आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन जरूर आएगा। तो इसे आपने रीड करना है, और ये आया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आया, ये आया हुआ है। एक बार नहीं, 3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि भाई कुछ आप जो है वो इंपॉर्टेंसेस को या सिग्निफिकेंस को बुलेट कर लें। तो नीचे आपके पास जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप यही लिख सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर कुछ बातें लिखी हुई है कि कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने क्लियर, क्लियर का मतलब यह है कि जिसके अंदर कंफ्यूजन ना हो। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी ना हो। सर कंफ्यूजन ना हो तो समझ आ गया, अनसर्टेनिटी का मतलब, अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि उसके अंदर कोई गुंजाइश बाकी ना रहे कि लेट सपोज मुझे किसने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। तो थोड़ी देर में गुंजाइश ये होती है कि 5 मिनट, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं उसको कहूंगा आप अपनी कम्युनिकेशन को कॉन्क्रीट करो, तो वो बंदा कह सकता है कि यार मैं 15 मिनट में आ रहा हूं। या लेट सपोज 5 बज रहे हैं, वो कहेगा मैं 5:15 पे आपके घर पे मौजूद होऊंगा। तो यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन कॉन्क्रीट हो गई है, सही है। तो यहाँ पे क्लियर और कॉन्क्रीट मैसेजेस डिलीवर करने होते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेटेजीज क्या है, यानी कि उसके लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, उसका मिशन क्या है, कि वो एग्जिस्टिंगली क्या कर रहा है, विजन मतलब वो फ्यूचर में क्या करेगा, इसके अलावा उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि अपने बिजनेस में वो क्या क्या अचीव करना चाहता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट मतलब ये जो आपके पास ब्रांडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के तमाम मैसेजेस कंसिस्टेंट हो, आपके बिजनेस के तमाम मैसेजेस यूनिफॉर्म हो। कि यहाँ पे अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो पिछले मैसेज से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, या उसके साथ जो है वो जा नहीं रही, मैच नहीं कर रही, या उसके अगेंस्ट जा रही है, उसके फेवर में नहीं जा रही, तो उसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर ब्रांडिंग नहीं है। तो आप क्रेडिबिलिटी लूज कर जाओगे, ट्रस्ट लूज कर जाओगे। फिर बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आप रेपॉर क्रिएट कर रहे होते हो। व्हाट इज रेपॉर? रेपॉर का मतलब होता है रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप बना रहे होते हो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से, इंटरनल स्टेक होल्डर्स से। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, अपने कलीग से क्या कर रहे होते हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हो। उसकी वजह से टीम वर्क और कोलैबोरेशन आती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकता है। वो बंदा जो कि कम्युनिकेट करता है अच्छे तरीके से, वो कंपनी के विजन को समझ पाएगा और कंपनी को सक्सेसफुल बना पाएगा। कुछ बेनिफिट्स आपके पास लिस्ट डाउन हुए हुए हैं, जैसे कि अगर आपने बेटर टीम बिल्डिंग करनी है तो आप कम्युनिकेट करोगे।
अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करना है तो आप कम्युनिकेट करोगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है तो कम्युनिकेट करोगे, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी है तो कम्युनिकेट करोगे, गोल्स को मीट करना है, सक्सेस अर्न करनी है तो कम्युनिकेट करोगे, क्रिएटिविटी प्रमोट करनी है, इनोवेशन को प्रमोट करना है तो आप कम्युनिकेट करोगे, और इंडिविजुअल करियर प्रोस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना है, करियर प्रोस्पेक्ट का मतलब है करियर ऑप्शंस को बेहतर करना है, तो आप कम्युनिकेट करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की। फिर ये आपके पास बहुत बार आ चुका है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल तरीके से पूछा जा चुका है। सिंपल पूछता है कि भाई कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बता दो, कम्युनिकेशन के पर्पसेस बता दो, या लेट सपोज जब आप इंफॉर्मेशन अक्वायर कर रहे होते हो तो किस किस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन अक्वायर करते हो, या इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट कर रहे होते हो तो किस किस सेंस में या किस किस सिचुएशन में आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट कर रहे होते हो। अब यहाँ पे आपके पास तीन ऑब्जेक्टिव्स है, या तो आप इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कम्युनिकेट करते हो, यहाँ पे एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन में आपकी एग्जांपल आएगी कि आप लोग मेरा लेक्चर सुनने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए यहाँ बैठे हो, या फिर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने के लिए जो मेरा पर्पस है कि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी मैं इंफॉर्मेशन जो भी मेरे पास मौजूद है, जो भी मैं जानता हूं आपको डिलीवर कर दूं, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, या रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। सर रिलेशनशिप को मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज मैं नहीं लेता ये क्लास, लेकिन मुझे पता है कि रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं दुनियावी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यू नेवर लूज अ रिलेशनशिप। अगर कोई आपके काम नहीं भी आता ना, उसके बावजूद यू नेवर लूज अ रिलेशनशिप, क्योंकि लोग मैटर करते हैं, उनके ओपिनियंस, उनके इमोशंस मैटर करते हैं, कि तुम्हारी जात से मुझे कभी कोई फायदा नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी यू मीन अ लॉट टू मी, तो यहां पे मैं कम्युनिकेट करूंगा और कर भी रहा हूं। तो यहां पे एक रीजन ये होता है कि लोग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि 7 C's की बात हो रही है। 7 C's में आपके पास क्या होता है कि आप अपने मैसेज को क्लियर बना देते हो, यानी कि सिंपल बात करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, कंफ्यूजन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, कंसाइजनेस अप्लाई करते हो कि आप जो भी बात कर रहे हो उसमें अननेसेसरी वर्ड्स ना हो, या आप रिपीटेशन ना कर रहे हो। करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट ग्रामर और एक्यूरेट वर्ड चॉइस का इस्तेमाल करो। लेट सपोज एक बच्चा है और वो पांचवी क्लास में है, और मैं उसको कहता हूं कि बेटा मेरी रेम्यूनरेशन जो है वो लेट सपोज इतनी है XYZ। वो बोलेगा रेम्यूनरेशन क्या होता है, तो उस बच्चे से बात करने के लिए मेरा जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो होना चाहिए सैलरी कि मेरी सैलरी इतनी है। तो 5 क्लास के बच्चे के लिए वर्ड सैलरी समझना आसान होगा कि अगर वो 5th स्टैंडर्ड में है तो इसका मतलब ये है कि 3 क्लास में उसने 3 साल की उम्र में उसने स्कूल ज्वाइन किया होगा, उसने किंडरगार्टन और नर्सरीज पढ़ी होगी 3 साल 6 साल, फिर 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 11 12 साल का होगा, तो उसको सैलरी का मतलब तो पता ही होगा। फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कि अक्सर लोग क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ कंसाइजनेस कंप्लीटनेस को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, पूरी बात करो लेकिन कम से कम वर्ड्स के साथ। कोहेरेंस ये 7 C's में नहीं आता, ये 9 C's का पार्ट है, लेकिन कोहेरेंस का मतलब समझ आ जाए तो क्या बुराई है। आपने लॉजिकल सीक्वेंस लगानी है, कि अगर आपको लगता है कि सीक्वेंस में पहली बात ये करनी है, फिर दूसरी बात ये होनी चाहिए, तीसरी बात ये होनी चाहिए, तो टोटल सेंस बनेगा। तो यू यूज दिस ताकि आपके मैसेज के अंदर कोहेरेंस या लॉजिकल सीक्वेंस आ जाए। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर आप सामने वालों को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उनको उनका बेनिफिट, उनको उनकी नीड नहीं बताओगे, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस को आप लूज कर जाओगे, वो आपको नहीं सुनेंगे। बात सारी ये है कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लोग आपको क्यों सुने? मेक सेंस? फिर आगे लिखा हुआ है कर्टेसी, अगर आप रिस्पेक्ट शो नहीं करोगे अपने एक्ट अपने वर्ड से, तो इसका मतलब यह है कि आप ऑडियंस लूज कर जाओगे, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कॉन्क्रीटनेस का वर्ड मतलब होता है कि यूज कॉन्क्रीट लैंग्वेज, कि जिसका एक मीनिंग ही होता है, थोड़ी देर में आ रहा हूं का कोई एक मीनिंग नहीं होता। यहाँ तो ये भी होता है कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 5 घंटे में आ रहा हूँ। तो अगर आपने कॉन्क्रीट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो से कमिंग इन 15 मिनट्स, या कमिंग एट 4:15,
सही है। फिर लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी भी 7 C's में से नहीं है, लेकिन अगेन इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट कर देता है। मैं एप्पल के फोन को उठाऊंगा ना, तो मुझे उसका लोगो देखने की जरूरत नहीं है, मैं फोन देख के पहचान जाऊंगा। उसके उसके लैपटॉप को, उसके सिस्टम को अगर मैं देखूंगा तो मुझे लोगो देखने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रांडिंग से समझ जाऊंगा। फिर कम्युनिकेशन फ्लो कर रही होती है मल्टीपल डायरेक्शंस में। सही है। कम्युनिकेशन फ्लो करती है अपवर्ड, कम्युनिकेशन फ्लो करती है डाउनवर्ड। इसका मतलब है कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो है वर्टिकल। फिर कम्युनिकेशन फ्लो करती है लेफ्ट, कम्युनिकेशन फ्लो करती है राइट। इसका मतलब है कि उसका एक लेटरल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी होती है। और कम्युनिकेशन दोनों को यूज करते हुए डायगनल भी जा सकती है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे आप अगर इस ग्राफ को देखते हो तो सीईओ डाउनवर्ड VP1 और VP2 से बात कर सकता है, दिस इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब VP1 जो है अगर अपने मैनेजर 1 से अपने मैनेजर 2 से बात कर रहा है, दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब VP2 अपने मैनेजर 2 और मैनेजर 3 से बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब VP1 अगर VP2 के मैनेजर से बात कर रहा है, दिस इज डायगनल कम्युनिकेशन। एक VP दूसरे VP से बात कर रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक मैनेजर इस मैनेजर से इस मैनेजर से इस मैनेजर से आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, दिस इज लेटरल कम्युनिकेशन। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट पार्ट कि वर्टिकल कम्युनिकेशन से क्या होती है, या वर्टिकल कम्युनिकेशन में जब आप अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो जो सब ऑर्डिनेट्स है वो हेजिटेंट फील कर रहे होते हैं, वो हेजिटेट हो जाते हैं कि यार ये जो हम ऊपर कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या होता है कि सब ऑर्डिनेट्स को लगता है कि जो सीनियर है उनकी बात में इंटरेस्टेड होंगे ही नहीं, तो वो ऊपर कम्युनिकेशन करते ही नहीं है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन का पहला सेटबैक ये है, सब ऑर्डिनेट कम्युनिकेट करते ही नहीं है, क्योंकि वो एज्यूम कर लेते हैं कि यार हमारा जो मैनेजर है वो इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। नंबर टू, कि सब ऑर्डिनेट को लगता है कि सीनियर्स बिजी होंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होगी, तो मैं मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है वो शायद मेरी प्रॉब्लम को कंसिडर ही ना करें, तो वो कम्युनिकेट नहीं करते। सब ऑर्डिनेट को लगता है कि अगर वो कोई प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन को किसी ग्रीफ को कम्युनिकेट करेंगे ऊपर की तरफ, तो मैनेजर जो है वो बुरा मान जाएंगे और आपसे फिर क्या करेंगे, नफरत करना शुरू कर देंगे। सबऑर्डिनेट्स को लगता है कि अगर मैं ऊपर बात करूंगा तो मेरे पेयर्स को लगेगा कि मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, अपने सीनियर से कोई फेवर वगैरह चाह रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ बात हो रही है चापलूसी की, कि उनको लगता है कि मुझे लोग चापलूस कहेंगे तो वो ऊपर कम्युनिकेट करते ही नहीं है। तो ये कुछ वजूहात है जिसकी वजह से वर्टिकली अपवर्ड कम्युनिकेशन में मसले होते हैं, डाउनवर्ड में तो इतना मसला नहीं होता, अपवर्ड में मसले मसाइल होते हैं। फिर लेटरल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था कि आप लेफ्ट राइट कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। लेटरल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी होती है। फिर डायगनल कम्युनिकेशन के बारे में आपके पास एक सवाल पूछा गया है कि डायगनल कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके फायदे क्या हैं। तो डायगनल कम्युनिकेशन का एक फायदा यह है कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के ड्रॉबैक्स है उसे खत्म कर देती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन का पहला ड्रॉबैक क्या है कि लेट्स से अगर आपका सुपरवाइजर मौजूद नहीं है तो क्या आपने जो काम किया है उसे रोक लोगे? नहीं सर। मैं क्या कहूंगा, मैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट को जो मैनेजर है ना उसको कहूंगा कि भाई मेरा मैनेजर तो मौजूद नहीं है, मेरी फाइल ऊपर लेके जाओ ताकि काम कंप्लीट हो और जल्दी से काम जो है वो प्रोसेस में लग जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है इमीडिएट बॉस मौजूद नहीं है, आप डायगनल कम्युनिकेशन करके क्या कर सकते हो, अपने मैसेज को ऊपर पहुंचा सकते हो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का क्या नुकसान है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का नुकसान ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का कलीग दूसरे डिपार्टमेंट के कलीग को क्या कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। तो क्या हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से, या दूसरे डिपार्टमेंट का सबऑर्डिनेट पहले डिपार्टमेंट के बॉस से बात कर सकता है और क्या कर सकता है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। तो डायगनल कम्युनिकेशन के ये दो फायदे हो गए। डायगनल कम्युनिकेशन का एक फायदा ये भी है, इंटर डिपार्टमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो, डायगनल कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स को समझ सकते हो। जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन, जब आप इंटरनल स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे कि ओनर या फिर
सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर, जूनियर मैनेजर अपने सीनियर से, अपने जूनियर से बात कर रहे हो, दिस इज इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, जैसे सप्लायर, कस्टमर, या फिर गवर्नमेंट, लेंडर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, एटसेट्रा। सही है, तो ये आपके पास इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। एक्सियम्स जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है, कोई भी एक्सियम पूछा जा सकता है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन कौन से पूछे गए हैं स्पेसिफिकली मैं वो बता देता हूं। पहला एक्सियम है इनएविटेबिलिटी। थैनोस क्या कहता है? आई एम इनएविटेबल, यानी कि मैं तो हूंगा ही, कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से जितनी बार निकाल लो, मैं दूसरे टाइमलाइन से आके तुम्हारी जिंदगी को परेशान बना दूंगा। तो यहाँ पे इनएविटेबल का मतलब है कि कम्युनिकेशन तो रहेगी ही, तुम रहो नहीं रहो कम्युनिकेशन रहेगी। तो वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी स्टूडेंट्स, माजरत, इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। आप मुझे बताएं कि अब आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? जी, आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? पहले मुझे ये कंफर्म कर दें, फिर मैं जो है ना आपको वापस से बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, चलें। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सियम्स का मतलब होता है, एक्सियम्स का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या फाउंडेशनल ट्रुथ। वो तमाम चीजें जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि आपके मेरे डिनाई करने से या आपके मेरे जो है वो उसे निगेट करने से फर्क नहीं पड़ता। कि लेट सपोज अगर आप और मैं कहते हैं कि नहीं यार ये चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे कहने से ऐसा नहीं होगा कि वो एग्जिस्ट करना रुक जाएगी, वो एग्जिस्ट करेगी। तो एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होते हैं कि जब मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा होता हूं तो बहुत सारे एक्सियम्स ऐसे होते हैं जो कि मेरी कम्युनिकेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं। सबसे पहला है इनएविटेबिलिटी, कि लिखा हुआ है कि वन कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। एक बंदा हर वक्त कम्युनिकेट कर रहा होता है, चाहे उसे वो बात पता है या उसे वो बात नहीं पता, वो हमेशा कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो इनएविटेबल है, कम्युनिकेशन तो होगी ही। आप कुछ भी कर लो, कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगी। तो ये एक आपके पास एक्सियम मौजूद है। अगर आपको इस एक्सियम का पता चल जाएगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो। कि लेट सपोज जब आप बात नहीं कर रहे, आपको लग रहा है मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आप जब कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर रहे तो आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो। जब आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो मैसेज आप वर्बली नहीं देना चाह रहे वो नॉन वर्बली जा रहा है। तो आप इस एग्जाम को जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करना शुरू कर दोगे। कंटेंट और रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया कि कंटेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है। अब कंटेंट खुद अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता, ड्राइव नहीं कर रहा होता, बल्कि रिलेशनशिप कंटेंट को चला रहा होता है। अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कंटेंट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंटेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। सही है, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक्सियम है कि अगर आप किसी से नफरत भी करते हो लेकिन अगर वो बात अच्छी कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यार मैं नफरत की वजह से इसका अच्छा मैसेज भी इग्नोर कर सकता हूं। तो मैं जरा ओपन माइंड करके सुन लूं बात, क्या पता अच्छी बात कर रहा हो। तो ये भी एक एक्सियम होता है जो कि कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। पंक्चुएशन मैंने आपको बताया, हर बंदा अपने किसी भी मैसेज को अपने हिसाब से परसीव करता है और उसे सीक्वेंस में रखता है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं आपको एक बेहतरीन पंक्चुएटेड मैसेज दूंगा ना, तो शायद आप मेरी पंक्चुएशन के साथ चले जाओगे। लेकिन अगर मेरे मैसेज के अंदर पंक्चुएशन नहीं है, सीक्वेंस नहीं है ना, तो हर बंदा क्या करेगा, अपने हिसाब से सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर होता ही ये है कि हर बंदा क्या करता है कि अपने हिसाब से चीजों को पंक्चुएट कर रहा होता है, अनलेस एंड अनटिल उनको एक अच्छी पंक्चुएटेड चीज मिली हुई हो, यानी कि एक अच्छी सीक्वेंस वाली चीज मिली हो। कम्युनिकेशन के अंदर इररिवर्सिबिलिटी होती है,
कि अगर एक दफा कोई बात कह दी गई, वो रिपीट नहीं होती, उसका इम्पैक्ट एलिमिनेट नहीं होता, रिड्यूस कर दिया जाता है कि आप माजरत कर सकते हो या आप अपने एक्ट के थ्रू अपनी कही भी बात को मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको इस एक्सियम के बारे में पता होगा तो आप सोच समझ के बोलोगे। फिर कम्युनिकेशन डिजिटल होती है, एनालॉजिक होती है। डिजिटल का मतलब होता है यूनिवर्सल, कि हर बंदे के लिए वो कम्युनिकेशन सेम होगी। कि लेट सपोज अगर मैं बात करूं थम्स अप की, तो यहाँ पे थम्स अप का मतलब हर बंदे को पता है, अप्रिशिएट करना है। तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। थम्स अप करना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कि हर बंदा इसका मतलब सेम ही समझेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं या बहुत सारे ऐसे नॉन वर्बल साइंस होती हैं या ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जिनका मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन, कल्चर टू कल्चर, मूड टू मूड चेंज हो जाता है। तो वो कहलाता है एनालॉजिक्स कंपोनेंट्स या एनालॉजिक सिग्नल्स। तो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो सब एक ही जैसा कैच करते हैं। एनालॉजिक जो सिग्नल्स होते हैं वो लोग अपने अपने सिचुएशन, मूड और कल्चर के हिसाब से उसे कैच कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको बताया एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। सिमेट्रिकल रिलेशन या सिमेट्रिकल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है जहां पे दो इक्वल पावर या सेम स्टेटस के लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो आपके पास अलग अलग लेवल का रिलेशनशिप होता है। सही है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इससे आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर लोगे। तो ये कुछ एग्जाम्स थे, हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। अच्छा, आपके पास सर पेपर में कौन कौन से पूछे गए? पेपर में आपके पास कंटेंट और रिलेशनशिप पूछा गया है, तो उसे जरा गौर से देख लीजिएगा। और दूसरा जो है आपके पास पूछा गया है वो है पंक्चुएशन, वो जरा गौर से देख लीजिएगा। बाकी एग्जाम्स भी पढ़ लीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दो पूछे गए हैं। पूछने को इरिवर्सिबिलिटी पूछ सकता है, सिमेट्रिक और कॉम्प्लीमेंट्री पूछ सकता है, इनएविटेबिलिटी पूछ सकता है। तो सब प्रिपेयर कर लीजिएगा। पैरा लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया कि पैरा लैंग्वेज जो है आपकी वॉइस होती है माइनस वर्ड्स यू स्पीक। आप अपने वर्ड्स को माइनस कर दो, जो बचता है वो क्या होता है आपके पास पैरा लैंग्वेज होती है। कि आपका एक्सेंट, आपकी पिच, आपकी इंटोनेशन, आपकी पेस, पॉजेस, साइलेंस, एम्फेसिस, वर्ड, सिलेबल स्ट्रेस, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? पैरा लैंग्वेज में आ जाती है। इसको जितना मास्टर कर लोगे उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। आई होप ये आपको चैप्टर नंबर 1 रिकॉल हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज देखो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं, अब आप इसको रीड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये चीज समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है कि हर एक अटेम्प्ट बाद दूसरे अटेम्प्ट में आ रहा होता है, यानी कि इसके आने के चांसेस, एक सवाल इसका आने के चांसेस जो है 50% है, कि 50% चांसेस ये आएगा, 50% चांसेस है ये नहीं आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर मौजूद है, इसे रीड जरूर कीजिएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर कम्युनिकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में मिलके क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। मैंने ये नहीं कहा सक्सेसफुल कर रहे होते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अब वो सक्सेसफुल हो या ना हो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो है वो जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसका नाम है कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है? कम्युनिकेशन मॉडल कुछ भी नहीं होता। कम्युनिकेशन मॉडल कम्युनिकेशन सिस्टम का जो प्रोसीजर है ना, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को, उसके कंपोनेंट्स को, उसकी डायरेक्शंस को अगर मैं पिक्चर फॉर्म में ले आऊं तो बन जाएगा कम्युनिकेशन मॉडल। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपके पास मॉडल, बाय द वे ये सवाल आ चुका है। ऐसा ही आपके पास एक डायग्राम मौजूद थी, मेरे ख्याल से समर 22 का सवाल है। और फिर उसमें सारे कंपोनेंट्स की डेफिनेशन बतानी है। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है। ये वो सोर्स होती है जो कि कम्युनिकेशन को इनिशियली जो है सक्सेसफुल बना रही होती है। सेंडर का एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल, परसेप्शन और कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या करता है? मैसेज को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आ सकती है, इसे देख लीजिएगा। इनकोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हो। सेंडर जो है वो इनकोडर होता है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है किस चैनल के थ्रू, किस डायरेक्शन के थ्रू
किस स्टाइल में, किस मेथड के थ्रू मुझे कम्युनिकेशन को बनाना है और प्रोसीड करना है। कि मैं फोन कॉल कर लूं, मैं व्हाट्सएप डाल दूं, मैं वॉइस नोट कर लूं, मैं ईमेल कर दूं, मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूं, मैं मिस कॉल छोड़ दूं, मैं अनाउंसमेंट कर दूं, किस तरीके से मैं कम्युनिकेशन को लेके चलूं। सही है। मीडियम वो एक्चुअल मैसेज होता है जो मैं आगे की तरफ मैसेज लेके जा रहा होता हूं। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये मेरा मैसेज है। सही है। ये मैसेज किसी ना किसी चैनल पे जा रहा होता है। कि यहाँ पे मैं जूम पे क्लास कर रहा हूं तो चैनल है जूम। अगर मैं फिजिकली क्लास कंडक्ट कर रहा हूं तो जो फिजिकल सेटअप है वो क्या होता है, चैनल। या लेट सपोज अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे देता तो यूट्यूब क्या होता है, चैनल। तो चैनल क्या होता है कि जिसके थ्रू मेरा मीडियम या मैसेज कन्वे हो रहा होता है। डिकोडिंग वो प्रोसीजर होता है जिसमें मैसेज को इंटरप्रेट किया जाता है। पहले रिसीव किया रिसीवर ने, उसको फिर इंटरप्रेट करेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, उसे मीनिंग असाइन करेगा। रिसीवर वो बंदा होता है जो मैसेज को रिसीव करता है और इंटरप्रेट कर रहा होता है। फीडबैक एक फाइनल स्टेप होता है जो कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो देयर इज अ हाई चांस कम्युनिकेशन बीच में लटक जाए, कि सेंटर को पता ही नहीं चला कि रिसीवर को मेरा मैसेज मिला या नहीं मिला। अगर मिला तो उसने समझा कि नहीं समझा। अगर समझा तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा या एक्शन लेगा या नहीं लेगा, पता ही नहीं है। यहाँ पे अगर रिसीवर ने नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दे दिया तो कम से कम ये क्लोजर मिल जाता है कि मेरा मैसेज उसे मिल गया, उसे समझ आ गया, अब वो ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। नॉइज जो एक इंटरफेरेंस होती है जो कि एक्चुअल मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्चुअल मैसेज मतलब ये जो सब्जेक्ट मैटर है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हैंड आउट करप्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि नॉइस आ गई। या ये हो सकता है कि जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर इंटरनेट का इश्यू आ जाए, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो इसका मतलब ये है कि नॉइस आ गई। तो नॉइस मल्टीपल, और लिखा हुआ आ गया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, काली जबान है मेरी। एक मिनट रुकिएगा। फिर डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि सेंडर इनकोडिंग करते वक्त या रिसीवर डिकोडिंग करते वक्त अगर आपके मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर दे या सेंडर इनकोडिंग करते वक्त प्रॉपर इनकोडिंग ना करे तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज डिस्टॉर्ट कर जाता है। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन या फिर जो है वो मैसेज के डिजाइन करते हुए अगर फॉल्ट होगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट को जो चीज सराउंड कर रही होती है वो कहलाती है कॉन्टेक्स्ट। कि कभी कभी मैं कोई चीज रीड कर रहा होता हूं, मुझे उसका उसके बारे में समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, कहाँ से आई, क्यों एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैं उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम करता हूं कि सिचुएशन क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो वो जब मुझे पता चल जाता है तो कंटेंट मुझे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कंटेंट समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आप कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियर नहीं हो। सही है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ के बता दी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब आपने पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए। तो सर एमसीक्यूज बोल रहा हूँ, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आप जो है वो देख लीजिएगा। वैसे तो आपने हर चीज रीड करनी है, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन कम अज कम ये भी जो इंपॉर्टेंट एरियाज है अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अभी इसके डिटेल्ड वर्जन है, इसको रीड जरूर कीजिएगा।
कि आपके पास रिसीवर का शॉर्ट नोट आ सकता है, सेंडर का शॉर्ट नोट आ सकता है, तो उसे रीड जरूर कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इनका मीनिंग आपको समझा दिया है। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉइस पे। नॉइस पे क्या है, आपके पास चार किस्म की नॉइस मौजूद है। ये भी आपके पास सवाल आ चुका है कि जो चार किस्म की नॉइस है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेमेंटिक नॉइस, इनके मीनिंग्स बता दें और इनकी एक एक एग्जाम्पल दे दें। फिजिकल नॉइस वो नॉइस होती है जो कि आपके और मेरे कंट्रोल से बाहर होती है, एक्सटर्नल नॉइस होती है। कि अगर लेट सपोज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और अचानक से बराबर में कोई हैमरिंग का काम शुरू कर दे और आपके पास ऐसी आवाज आना शुरू हो जाए, तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपको कंटेंट समझ नहीं आएगा, एक्चुअल मैसेज जो है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस ये हो सकती है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास कहीं पे काम हो रहा है, तो मेरी आवाज के साथ वो जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी वो हर जो है वो रिसीवर को डिस्टर्ब करेगी। या ऐसा भी हो सकता है किसी एक रिसीवर के बैकग्राउंड में काम चल रहा है, तो उसके पास बैकग्राउंड नॉइस होने की वजह से उसे कंटेंट समझ नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल नॉइस। गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, या लेट सपोज शोर हो रहा है, या लेट सपोज लाइट जो है वो क्या हो रही है, ब्लिंक कर रही है, तो या फैन की जो है नॉइस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास फिजिकल नॉइस है जो आपके और मेरे कंट्रोल से बाहर है। फिर होती है साइकोलॉजिकल नॉइस और फिजियोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस और फिजियोलॉजिकल नॉइस हमारे अंदर होती है। साइकोलॉजिकल नॉइज स्पेशली दिमाग में होती है, और फिजियोलॉजिकल नॉइज हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है। कि लेट सपोज अगर क्लास चल रही है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, या मुझे बहुत जो है वो लेट सपोज टेंशन हो रही है, या मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, या मैं उस मेंटल कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं पढ़ा सकूं, तो यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसके अंदर नॉइस आ जाएगी। लेट सपोज कोई बच्चा पेपर का टेंशन लेके बैठा हुआ है, किसी को पैसों की जरूरत है, किसी को और कोई मसले मसाइल है, तो ये सब दिमागी टेंशन की वजह से आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल नॉइस। फिजियोलॉजिकल नॉइस होती है। फिजियोलॉजिकल नॉइस कौन सी नॉइस होती है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर होती है। किसी को बहुत भूख लग रही होगी, किसी को नींद आ रही होगी, किसी की तबीयत खराब होगी, किसी के घुटनों में दर्द होगा, किसी की कमर में दर्द होगा, किसी के हाथ में दर्द होगा, तो किसी को जो है वो आंखों में दर्द हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नॉइस होती है, ये भी कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज करती है। सेमेंटिक नॉइस। सेमेंटिक नॉइस का मतलब ये होता है कि हम दोनों का शेयर्ड मीनिंग अलग अलग है। हम दोनों का एक ही वर्ड को लेके शेयर्ड मीनिंग नहीं है। एक ही वर्ड को लेके हमारा शेयर्ड मीनिंग नहीं है। आपके लिए उसका मीनिंग अलग है, मेरे लिए उसका मीनिंग अलग है, या लेट्स सपोज मेरे लिए उसका मीनिंग है और आपके लिए उसका मीनिंग ही नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक नॉइस। कि लेट सपोज अगर मैं कोई जार्गन यानी कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड यूज करता हूं और आपको उसका मतलब ही नहीं पता, तो क्या होगा कि हमारी कम्युनिकेशन में नॉइस आ जाएगी। या लेट सपोज मैं किसी वर्ड को यूज करता हूं, उसके तीन मीनिंग्स थे, मुझे एक पता था, मुझे तीन पता थे, आपको एक पता था, मैंने पहले सेंस में यूज किया, आपको दूसरे सेंस में पता था, तो आप समझोगे यार कि मैंने गलत मीनिंग बताया है, और कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये चार किस्म की नॉइज होती है। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आप पहले से ही माइंड में कोई बाइस ओपिनियन रख लेते हो, BIAS। अपने माइंड में कोई पार्शियल ओपिनियन रख लेते हो कि यार लेट सपोज ये तो खवातीन के फेवर में बात कर रहा है, खवातीन तो ये चीज सही करती ही नहीं है। अब आपने माइंड में प्रेजुडिस पाल लिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास साइकोलॉजिकल नॉइस आ गई। सही है। या लेट सपोज ये तो बच्चों के फेवर में बात कर रहा है, तो आपको तो बच्चों से वैसे ही नफरत है, तो क्या हुआ कि आपने माइंड में प्रेजुडिस पाल लिया, एक पार्शियल ओपिनियन बना ली कि यार ये बंदा तो बात गलत कर रहा है। अब दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, नॉइस आ गई, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज। सही है। तो ये आपके पास फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और सिमेंटिक नॉइस मौजूद है। इसी तरीके से अगर आपने कुछ और सवाल पूछने, कोई वर्ड वगैरह समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हो। डिस्टॉर्शन मैंने आपको बताया कि डिस्टॉर्शन और नॉइस को लोग अक्सर कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं कि नॉइस का मतलब डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन का मतलब नॉइस है। ऐसा नहीं होता। नॉइस का मतलब ये होता है कि या तो सेंडर इनकोडिंग सही ना कर पाए,
या रिसीवर डिकोडिंग सही ना कर पाए, कि सेंडर समझा सही ना पाए या रिसीवर समझ सही ना पाए, कंटेंट परफेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। फिर फीडबैक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें कोई नई बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट की हमने बात कर ली कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो कि कंटेंट को सराउंड कर रहा होता है, उसे मीनिंग दे रहा होता है, उसका सेंस क्रिएट कर रहा होता है। कि अक्सर आपको चीजें इसलिए समझ नहीं आती है कि आपके पास उसकी कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, उसके एक्सिस्टेंस के बारे में पता नहीं था। अगर आपको थोड़ा बहुत मैं उसका कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा ना, तो आप उस चीज को समझ पाओगे। कॉन्टेक्स्ट की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। कि सम टाइम मैं जो बात कर रहा हूं, जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, अगर वो फॉर्मल है ना, अगर वो फॉर्मल है यानी कि वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो वो बहुत प्रिसाइज होगा, बहुत कंसाइज होगा। या लेट सपोज बहुत ज्यादा डायरेक्ट होगा, या बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। तो शायद पढ़ने वाले को लग रहा हो कि ये तो बहुत ही रूड बात चल रही है। लेकिन उसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि भाई ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये बिजनेस लैंग्वेज है, तभी डायरेक्ट लग रही है, इसमें बदतमीजी नहीं हो रही है, बंदा आपसे डायरेक्टली बात करना चाह रहा है टू सेव योर और हिज टाइम। तो हम लोग अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट है कि ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि एक दोस्त है, उसने क्या किया कि गालम गलोच करके अपने दूसरे दोस्त को मैसेज कर दिया। अब किसी थर्ड पार्टी ने मैसेज पढ़ा, बोला है कितने बदतमीज बच्चे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हैं। वो इंसल्ट नहीं कर रहा, वो इनफॉर्मेलिटी है, दैट्स हाउ दे टॉक। सही है, तो उसको कॉन्टेक्स्ट से पता चल गया, बोलेगा अच्छा मैं भी अपने दोस्त से ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है आपके पास कॉन्फिडेंशियल और नॉन कॉन्फिडेंशियल। कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का पता होना चाहिए कि आपके पास दो जो है रिपोर्ट्स पड़ी हुई थी। एक आपके पास थी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी, और एक आपके पास थी कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है, कुछ नॉन कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है। तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का पता होगा। तो अगर आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन है तो आप रिवील नहीं करोगे। अगर वो नॉन कॉन्फिडेंशियल नेचर की है तो आप उसे पब्लिकली रिवील कर सकते हो। फिर अर्जेंट का कॉन्टेक्स्ट होता है, नॉन अर्जेंसी का कॉन्टेक्स्ट होता है। कि लेट सपोज कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप आराम से डिजाइन करके, रीफ्रेस करके, बेहतर बना के प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि उसे आप क्या कर सकते हो, बेहतर से बेहतर कर सकते हो। बट समटाइम्स आपने जस्ट कम्युनिकेट करना होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता उसको मजीद बेहतर बना सको। तो यहाँ पे आपके पास अर्जेंसी का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि बॉस ने आपको कहा फ्राइडे को मुझे ईमेल सेंड कर देना रिपोर्ट बना के। आपने नहीं किया, आपने मंडे को सेंड किया और बेहतरीन रिपोर्ट बनाई, इतनी जबरदस्त रिपोर्ट की सोच है किसी की भी। रिपोर्ट भेजने पे बॉस ने आपको बहुत डांटा, आपने कहा कि सर ऐसा क्यों? तो बॉस ने कहा मैंने तुमसे फ्राइडे को इसलिए इन्फॉर्मेशन मांगी थी, अगर तुम मुझे रफ बना के भी दे देते। तो मेरी मीटिंग थी फ्राइडे नाइट को, मैं मीटिंग नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज कि तुम ये रिपोर्टें सजा रहे थे। तो अर्जेंसी का कॉन्टेक्स्ट भी होता है। इंटरनल एक्सटर्नल, कुछ चीजें आप इंटरनली डिस्कस कर सकते हो, एक्सटर्नली नहीं लेके जा सकते। कुछ चीजें आप एक्सटर्नली डिस्क्लोज करते हो, इंटरनली उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा होता है। तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया और हमने, अच्छा बाय द वे ये भी आपके पास जो है वो आ चुका है सवाल कि फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल के बारे में पूछा जा चुका है। मैं सिर्फ इसको ही मार्क कर देता हूँ। सही है। या आपसे कॉन्फिडेंशियल वर्सेस नॉन कॉन्फिडेंशियल पूछा जा चुका है। सही है। तो ये आपके पास पूछा जा सकता है, आपसे अर्जेंट वर्सेस नॉन अर्जेंट भी पूछा जा सकता है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसे भी सही से रीड कर लीजिएगा। कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, रीड जरूर करना है। आपने मुझसे चाहे सितंबर 20 सॉरी आपने मुझसे समर 2022 में पढ़ा हो, आपने मुझसे विंटर 23 में पढ़ा, 23 में पढ़ा हो, समर 23 में पढ़ा हो, विंटर 23 में पढ़ा हो, या फिर आप समर 24 में पढ़ रहे हो,
आप लोगों को मैंने हमेशा एक बात कही है कि आपने रीडिंग अपनी 100% करनी है, चाहे वो आपके सॉल्व पेपर्स हो, चाहे आपके हैंडआउट्स हो, चाहे आपकी बुक हो। तो अब तक तो आपने मेरे ख्याल से प्रॉपर रीड किया होगा, लेकिन आगे भी प्लीज रीड करें। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कितने तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। ब्रॉडली आपके पास तीन तरीके हैं। या तो आप रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो कि वर्ड्स लिख सकते हो, सामने वाला पढ़ लेगा। या आप ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हो, वर्ड्स बोल सकते हो, सामने वाला सुन लेगा। या आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। बाय द वे, एक और मेथड होता है जिसको हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, लेकिन वो विजुअल कम्युनिकेशन रिटन और ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट एंड पार्सल होती है। मैं चेक कर लेता हूँ। जी, आई होप अब इंटरनेट बेहतर हो। मुझे फीडबैक दे दीजिएगा अगर कोई मसला हो तो। फिर कम्युनिकेशन मीडिया की बात की थी कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीडिया होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब ये होता है वो एक्चुअल मैसेज जो कि आप ट्रांसमिट कर रहे होते हो। ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, दिस इज माय मीडिया, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा मीडिया है। जूम चैनल है। या फिर लेट सपोज ये जो मैंने डॉक्यूमेंट खोला हुआ है पीडीएफ का, किस पे खोला हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोला हुआ है। ये चैनल है। इंटरनेट चैनल है। ये कैमरा चैनल है। ये सारी चीजें चैनल है। जिस मोबाइल फोन से आप देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो, वो चैनल है। लेकिन मीडिया क्या होता है? वो एक्चुअल मैसेज होता है। अब जैसे टेलीफोन है ना, टेलीफोन डिवाइस क्या है? वो चैनल है। और टेलीफोनिक मैसेज जो कन्वर्सेशन है वो क्या है? वो मीडिया है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वो क्या है? मीडिया है। और टेली कॉन्फ्रेंस का जो सेटअप है ना, वो क्या है? सॉरी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीडिया है। और टेली कॉन्फ्रेंस का जो सेटअप है कि कैमरा लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं, इंटरनेट लगा हुआ है, मल्टीमीडिया लगा हुआ है, वो क्या है? आपके पास चैनल है। और जो उसके अंदर टेली कॉन्फ्रेंसिंग बात चल रही है वो क्या है? मीडिया है। जो फैक्स आ रहा है वो क्या है? मीडिया है। फैक्स मशीन क्या है? चैनल है। जो लेटर आपको मिल रहा है वो क्या है? आपके पास मीडिया है। जहां से लेटर आया, लेट सपोज पोस्टल सर्विस से आया, ईमेल सर्विस से आया, वो क्या है? आपके पास वो मीडिया है। ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो क्या है? मीडिया है। जिस जगह एडवर्टाइजमेंट चल रही है वो चैनल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो बात चल रही है, जो मैं कर रहा हूं, दिस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन ये बात मैं जूम के साथ कर रहा हूं, तो जूम क्या है? चैनल है। वो ड्रॉइंग्स, वो चार्ट्स, वो ग्राफ्स, वो सारी चीजें जो कि कोई ना कोई मैसेज डिलीवर कर रही है, विजुअल कम्युनिकेशन है, वो क्या है? मीडिया है। फेस टू फेस जो बात चल रही है वो मीडिया है। और फेस टू फेस जिस सेटअप में हम खड़े हुए वो क्या है? चैनल है। सही, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। यूनिवर्सल्स का मतलब होता है हर चीज, हर एक पॉसिबल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के यूनिवर्सल्स हैं कि कम्युनिकेशन में सेंडर तो होता है, तो रिसीवर होता है। इनकोडिंग होती है तो डिकोडिंग होती है। कंप्लायंस और परफॉर्मेंस होती है। देखो, अगर मैं सेंडर हूं, मैं आपको कोई मैसेज दे रहा हूं, तो मैं चाहूंगा या तो आप उस पर कंप्लाई करो या उस पर कोई परफॉर्मेंस दो। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई आप रीड कर लीजिएगा। आप रीड कर लेंगे तो आपने मेरी कंप्लायंस कर ली। मैं कह रहा हूं कि रीड कर कर आइएगा, कल टेस्ट है, तो आप रीड कर कर आके टेस्ट दोगे, पास करोगे, इसका मतलब आपने परफॉर्म किया। तो कम्युनिकेशन में या तो आप कंप्लाई कर रहे होते हो या परफॉर्म कर रहे होते हो। फिर मीडियम होता है, चैनल होता है। मीडियम वो मैसेज होता है जिसे आगे पहुंचाया जा रहा होता है। चैनल वो गाड़ी होती है जो कि उस मैसेज को आगे पहुंचा रही होती है। नॉइज भी होती है, डिस्टॉर्शन भी होता है। फीडबैक देते हैं, फीड फॉरवर्ड देते हैं। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो भी चीज हो गई उसके बारे में बता दिया। फीड फॉरवर्ड का मतलब ये होता है जो भी चीज हो गई उसके बारे में बता दिया, और थोड़ा सा फ्यूचर में आगे के बारे में भी बता दिया। फिर कंटेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस। मैं जो बात कर रहा हूं उसमें मेरी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस नजर आ रही है। आप जो सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसमें आपकी नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस है। कि लेट सपोज अगर मैं ऐसे बंदे से बात कर रहा होता जिसने बिजनेस कम्युनिकेशन को मास्टर किया हुआ होता है, तो मैं इस तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि उसका नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस अलग है। फिर हर बात का कॉज और इफेक्ट होता है। एक प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से एक कॉज होता है, एक इश्यू क्रिएट होता है, उसकी वजह से एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है। अगर मैं एक बात कहूंगा ना, तो उसका एक कॉज होगा, उससे एक वजह बनेगी और वजह से एक इम्पैक्ट नजर आएगा।
हर बात की या तो लीगल कंसिडरेशन होती है या एथिकल कंसिडरेशन होती है। आपने एक बात की जो कि इलीगल थी, आपको फिर क्या होगा, कानून सजा देगा। आपने एक बात की अनएथिकल थी, तो इसका मतलब यह है कि आपको सोसाइटी सजा देगी। आपने एक बात की जो कि लीगल थी, आपको लॉ अप्रिशिएट करेगा। आपने बात की जो कि एथिकल थी, आपको सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी। ये यूनिवर्सल थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 रिकॉल हो गया होगा। प्लीज इसे भी रीड कर लीजिएगा। इसकी भी सिग्निफिकेंस उतनी ही है जितनी चैप्टर नंबर 1 की है, कि एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट में इसका सवाल आ सकता है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, पिछली अटेम्प्ट में इसका सवाल नहीं था, अगली अटेम्प्ट में इसका सवाल हो सकता है। जरा गौर से देख लीजिएगा। फिर आपके पास आ रहा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, मैं आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये मेरे हैंडआउट का पार्ट है। इसमें से सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसे प्लीज आप रीड जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको जो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो मैंने क्विक रिवीजन है ना, मैं यहां से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है ये बात कि शुरू के चैप्टर्स में, शुरू के जो 5 चैप्टर्स है, हर चैप्टर के शुरू में मैं क्विक रिवीजन देता था पिछले चैप्टर का। चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन था, चैप्टर नंबर 3 में जो है 2 का था, 4 में 3 का था। जो 4 में 3 का क्विक रिवीजन है वो मैंने स्टडी टेक्स्ट से उठाया, वो मैंने स्टडी टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट किया है। तो आप चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 3 का क्विक रिवीजन रीड कीजिएगा, क्योंकि सवाल यहीं से बनते हैं, तो यही रीड कर लेना ज्यादा बेहतर है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कम्युनिकेट करते हुए अक्सर क्या होता है, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कम्युनिकेशन क्या हो रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तो उसके पीछे बहुत सारी रीजंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, इश्यूज इन द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर दैट कैन लीड टू बायस। यहाँ पे आप एग्जांपल कोट कर सकते हो एक्सियम्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सॉरी, एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। कि एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि एक होता है कंटेंट, एक होता है रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, चाहे कंटेंट जितना भी बेहतर हो। ये रहा आपके पास बैरियर, कि इश्यू क्रिएट हो जाएगा। रिलेशनशिप अगर लेट सपोज सेंडर और रिसीवर का अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन बायस हो जाएगी, पार्शल हो जाएगी। नॉइस की वजह से कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़कर आ गए कि नॉइस क्या होता है, कि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली या सिमेंटिकली क्या करता है, कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन कर देते हैं। सेंडर ने सही इनकोडिंग नहीं की, रिसीवर ने सही डिकोडिंग नहीं की, तो कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सिलेक्टिंग द रॉन्ग चैनल, कि लेट सपोज मैं कहता हूं कि बच्चों चलो मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, तो आप बोलेंगे क्या हो गया सर, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा वॉइस नोट के थ्रू। तो वॉइस नोट इज नॉट द राइट चैनल टू टीच बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरप्शंस आ रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। जैसे बीच में हमारे पास 2-3 दफा इंटरनेट ने अपनी औकात दिखा दी, तो उसकी वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा बैरियर आ जाता है। तो मैं क्या करूं इंटरनेट का यार, इतना ज्यादा जो है ना वो बेबसी होती है कसम से, कि आपके पास 150 Mbps का इंटरनेट लगा होना और उसके बाद भी हरकत हो रही है ना, तो लिटरली कि यही एक वजह काफी है कि इस मुल्क से भाग जाए। मतलब बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी वजूहत है, कि ये एक ऐसी वजह है कि बेसिक नेसेसिटी में है आजकल इंटरनेट, आप वो नहीं दे पा रहे। तो बाकी सारी चीजें क्या करोगे आप, कहाँ से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, कहाँ से जो हमारी जो यूथ है उन्हें आप एआई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताओगे, सब बेकार की बात है। खैर, जज्बाती नहीं होता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। फिर लिखा हुआ है कि रिसीवर फीडबैक नहीं दे, मैंने आपको बता दिया। अब ये सर देखो ना, ऑब्वियस चीज है कि अगर आपको मैं नहीं भी पढ़ाता ना, आप रीड करके समझ जाते हैं, तो प्लीज रीड कीजिएगा। इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि लेट सपोज कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता। मैं तुम्हें मोइंजोदड़ो के बारे में बता रहा हूँ कि पता है मोइंजोदड़ो में लोग ये किया करते थे, तो मुझे भाई मोइंजोदड़ो क्या होता है। तो अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, जैसे लेट सपोज आपके पास बहुत सारे जो पैगंबर गुजरे, उसमें से बहुत सारे पैगंबर के आपको उनकी कौम के बारे में नहीं पता, उनके एटीट्यूड्स के बारे में नहीं पता। अगर मैं आपको डायरेक्ट उनकी सजा के बारे में बता दूं, तो नाउजुबिल्ला आपको ऐसा लगेगा कि हमने उनके साथ गलत किया है या हमारे दीन ने उनके साथ गलत किया है। लेकिन जब आप उनके पूरे हिस्ट्री, उनके पूरी बैकग्राउंड, उनके कॉन्टेक्स्ट को जान लोगे, तो आपको वो सजा जस्टिफाइड लगेगी, शायद कम भी लगे। सही है। फिर लिखा है फॉल्टी सिस्टम, वीक सिग्नल वगैरह की वजह से ऐसा हो सकता है। स्टेरियोटाइपिंग एजम्पशंस,
दैट द रिसिपिएंट हैज पर्टिकुलर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टेरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है वो जनरलाइज्ड आइडिया, वो आइडिया जो कि लोगों के माइंड में जनरलाइज कर दिया गया है, सही है, जो लोग खुद से नहीं ऑब्जर्व करते, सुन सुन के क्या होता है उनके माइंड में बैठ जाता है, कॉल्ड स्टेरियोटाइप। लेट सपोज तमाम चाइनीज एक जैसे दिखते हैं, या जो एशियन है वो चावल ज्यादा खाते हैं, या जो बच्चे होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, या खवातीन जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती, या मर्द हजरात जो है वो क्या करते हैं, उनको सिर्फ खवातीन को घूरने का काम है और कुछ भी नहीं है, या आदमी जो है वो बहुत वो मतलब वो होता है गुस्से वाला होता है, औरत जो है वो बहुत जज्बाती होती है। ये क्या है, स्टेरियोटाइप्स है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेट्स सपोज आपने एक स्टेरियोटाइप ये देखा हुआ है कि आप जो है वो औरत को गाड़ी चलाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। अब यहाँ पे आप दो दोस्त बात कर रहे हैं और आपने देखा कि औरत जो है वो गाड़ी चलाते हुए जा रही है, तो दोनों ने अपनी बातें छोड़ के उसकी ड्राइविंग पे बात करना शुरू कर दी, तो एक्चुअल मैसेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्टेरियोटाइप की वजह से। टेक्निकल जार्गन या फिर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की वजह से, जैसे रेपॉर वर्ड हो गया, या जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड हो गया, या जो ब्रांडिंग का जो वर्ड था, या इसके अलावा जो है और भी टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास अभी माइंड में नहीं आ रहा कोई वर्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये प्रेजुडिस हो गया। ये वर्ड्स क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। स्टेरियोटाइपिंग अगेन एक जार्गन मौजूद है, इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। अगर लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है ना, सेंडर बोल सही रहा है, सुनने वाला सुन सही नहीं रहा, इसकी वजह से कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नॉन वर्बल सिग्नल जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन से ना, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बाय द वे, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो हमेशा याद रखना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जीतती है। कि लेट सपोज मेरे बॉस ने कहा कि तुमने वो काम कर लिया और मैंने वो काम नहीं किया है। अब वर्बल कम्युनिकेशन है, हाँ मैंने कर लिया, लेकिन नॉन वर्बली क्या है, मैं कम्युनिकेट करूं मैंने नहीं किया कि जी बॉस हो गया काम, काम हो गया, कब का हो गया। तो बॉस बोलेगा कि भाई इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है, पता चल गया तूने काम नहीं किया है, ठीक है। फिर एक होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बाय द वे ये आपके पास पूछा जा चुका है, इसी वजह से मैं आपको रिवीजन में पढ़ा रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको रीड नहीं कराया कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कि यहाँ पे मैं आपको शायद तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहा हूँ या दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तो मैं आपको जो है ना 3 चैप्टर मैंने घोल के पिला दिए लेकिन अगर मैं जो है पहली बार पढ़ा रहा होता तो आप वो नहीं, वो जो मीम है कि बस कर भाई कितना एक ही बात रिपीट करेगा, तो वो जो हाथ जोड़ने वाला मीम है ना, आप मेरी क्लास में वो लगाना शुरू कर देते। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब होता है कि जब बहुत एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपका जो जो वो है टब है वो पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद पानी छिड़कना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और उसके बाद कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। एजुकेशन में डिफरेंस है, ब्रॉटअप में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, रिलीजन में डिफरेंस है, तो इंटरप्रिटेशन में मसला हो सकता है। फिर उसके बाद है सेंडर और रिसीवर जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, सिमेंटिक नॉइस आ सकता है, सही है। सेंडर और रिसीवर जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, तो क्या हो सकता है कि कंटेंट और रिलेशनशिप का एग्जाम अप्लाई हो सकता है। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी पूछा जा चुका है। मैं क्या कर रहा होता हूँ, बैठे बैठे इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फिल्टर किए जा रहा होता हूँ। जो चीज मुझे पसंद है मैं उसे सुन रहा होता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं होती मैं उसे गोल कर जाता हूँ, इग्नोर कर जाता हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। तो सिलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देती है, चेंज कर देती है। सॉरी 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 सॉरी, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली, सही है, आप बने बड़े अब्बू और आपने कहा कि एक काम करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है एज इट इज, अगर मैं इसको एज इट इज आगे डिलीवर कर दूंगा तो सामने वाले बंदे का जो है वो दिल टूट जाएगा। तो एक काम करता हूँ, बात वही करता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत उसे मैनिपुलेट कर देता हूँ। आपने वो बात कम्युनिकेट कर दी। अब जो सेंडर है ना, वो चाहता था कि ये बात एज इट इज उस बंदे तक पहुंचे, कि उसको पता चले कि मेरे इमोशंस क्या हैं और मैं कितना नाराज हूँ, कितना डिसअपॉइंटेड हूँ। इस बंदे ने बीच में क्या किया, खलीफा बन के क्या किया, बात चेंज कर दी और आगे इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर दिया, चीजों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया, कुछ इंफॉर्मेशन को डेलिबरेटली छुपा दिया, मैनिपुलेट कर दिया, 4 चीजें जोड़ दी, पूरी इंफॉर्मेशन खराब कर दी।
तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। जो हम पहली बात करते हैं ना, सिलेक्टिव परसेप्शन, कि आप सिलेक्टिव चीजें सुन रहे होते हो, वो दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली क्या कर रहे होते हो, अपने प्रेजुडिस की वजह से, अपने बायसनेस की वजह से, स्टेरियोटाइप की वजह से जो चीज आपको पसंद नहीं है वो कटा देते हो, और जो चीज आपको पसंद है वो मजे से सुन रहे होते हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ये सवाल आया था, ये रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज को रीड कर लीजिएगा। कि आप लोगों को एनकरेज कर सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो, रिवॉर्ड कर सकते हो कि भाई अच्छी कम्युनिकेशन करो, कंप्लीट कम्युनिकेशन करो, उसके अंदर फिल्ट्रेशन ना लेकर आओ, सिलेक्टिव परसेप्शन ना लगाओ, इंफॉर्मेशन को ओवरलोड ना करो, कंटेंट और रिलेशनशिप का ख्याल रखो, नॉइस का ख्याल रखो, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सिमेंटिक डिस्टॉर्शन का ख्याल रखो, सेंडर इनकोडिंग करते हुए ख्याल रखे, रिसीवर डिकोडिंग करते हुए ख्याल रखे। अगर एक दूसरे से नफरतें भी हैं तो कम से कम रिलेशनशिप को साइड में कर दो, कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ लो, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, गाइडेंस दो, मिसअंडरस्टैंडिंग का पोटेंशियल रिड्यूस करो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, सिस्टम बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, पॉलिटिक्स को खत्म करो, इसके अलावा चैनल्स को बेहतर करो, तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। आई होप एंड आई विश आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी ऑन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि जिसमें आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ये सब क्या होती है, ये आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हमारी लाइफ में पेनिट्रेट इस हद तक कर चुकी है कि अब आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास एक बेहतरीन जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन रिसेंट ईयर्स द वर्ल्ड हैज बिकम आर्ग्यूएबली रिवर्सिबली रिलायंट ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दुनिया जो है वो क्या है कि इरिवर्सिबली रिलायंट हो चुकी है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे। और अब हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो हम टेक्नोलॉजी के बगैर तस्वुर भी नहीं कर सकते, हम इस रिलायंस को रिवर्स नहीं कर सकते। उसकी कुछ वजूहात है। एक, आपके पास बैंडविड्थ बहुत इंक्रीज हो गई है, सोफिस्टिकेशन बहुत आ गई है, चीजों में वर्सिटैलिटी आ गई है, नए बिजनेस मॉडल आ गए हैं, ई कॉमर्स आ गया है। एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ कहते हैं चौड़ाई को। कि पहले क्या हुआ करता था, आपके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ बहुत कम थी, या टेक्नोलॉजी की बैंडविड्थ बहुत कम थी। पहले क्या थे, वॉकी टॉकी हुआ करते थे कम्युनिकेशन में। लेट सपोज एक बंदा बात कर रहा है तो दूसरा बंदा बात नहीं कर सकता था। मैंने बटन प्रेस किया, मैंने अपना मैसेज दिया और कहा ओवर। ओवर का मतलब है मैं बटन रिलीज कर रहा हूं। मैंने बटन रिलीज किया, उस बंदे ने बटन प्रेस किया, उसने अपनी बात की, उसने अपनी बात की और उसने क्या, ओवर, और बटन रिलीज कर दिया। फिर आपने बटन प्रेस किया, अपनी बात की और कहा ओवर। फिर आपने बटन रिलीज कर दिया और फिर उसने बात की और बटन रिलीज करने से पहले उसने बोला ओवर एंड आउट, यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो रही है। इसके बाद तुम कुछ भी बोलोगे मैं सुनूंगा नहीं, मैं वॉकी टॉकी जेब में डाल रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदा एक टाइम पे बात किया करता था। ये वो गली है कि जिसमें से एक बंदा गुजर रहा होता है। एक एक अजीब सा, एक अजीब सा जो है वो जोक आ रहा है, लेकिन मैं सुना देता हूँ कि अब तो मेच्योरिटी है होगी आप में, तो आप समझ जाओगे। कहते हैं कि लाहौर में कुछ गलियां जो है वो इतनी पतली हैं कि अगर एक साइड से लड़का जा रहा हो, एक साइड से लड़की जा रही हो, तो उनके दरमियान में कितनी गुंजाइश होगी। तो कहते हैं कि इनके दरमियान में अब सिर्फ शादी की गुंजाइश बचेगी। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे बैंडविड्थ बिल्कुल कम है, कि सिर्फ एक बंदा ही गुजर सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फोन का आपके पास दौर आया। हाँ, निकाह की गुंजाइश। तो उसके बाद फिर आपके पास फोन का दौर आया कि जिसमें लेट सपोज साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दोनों लोग बात कर रहे होते थे, तो आवाज जो है वो खराब नहीं होती थी और जो बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह नहीं आता था। तो टू वे ट्रैप हो गया था कि दो गलियां थी कि क्या नाम है, साइमल्टेनियसली दो गाड़ियां जो है वो पास कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि टेलीफोन आया, फिर आपके पास कॉन्फ्रेंस कॉल आई जिसमें आपके पास 20 लोग बात कर सकते हैं एट अ टाइम। फिर आपके पास जूम आ गया जिसमें 10,000 लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है, तो रिलायंस हमारी क्या है, इरिवर्सिबल हो गई है।
फिर सोफिस्टिकेशन आ गई है कि कम्युनिकेशन जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गई है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये है कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आ जाती है। कि पहले आपके पास जो फोन हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते थे, उस पर कॉल कर लेते थे, कॉल रिसीव कर लेते थे, मैसेज कर देते थे, मैसेज रिसीव कर लेते थे, या सांप वाला गेम खेल लेते थे। अब आपके पास जो टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि मोबाइल फोन से आप कॉल्स भी कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हो, अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हो, या लेट सपोज डाटा को आर्काइव कर सकते हो, उसको आप एज अ नेटवर्किंग डिवाइस हॉटस्पॉट के तौर पे यूज कर सकते हो। कि मैं जो है आपको एप्लीकेशंस बताते बताते थक जाऊंगा लेकिन एप्लीकेशंस खत्म नहीं होगी। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो सोफिस्टिकेटेड हो गई है, इसकी वजह से रिलायंस बढ़ गई है। कि पहले बंदे को अगर कॉल करनी होती थी, कॉल रिसीव करनी होती थी, तो जैसे मोबाइल निकालता था। अभी कुछ लोग क्या होता है कि अगर लेट सपोज उनके हाथ में मोबाइल है ना, तो पूरा पूरा टाइम रील्स देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिलायंस जो है वो इरिवर्सिबल हो गई है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का मतलब ये है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्सेटाइल हो गई है। कि कंप्यूटर मोबाइल फोन का काम कर देते हैं, मोबाइल फोन कंप्यूटर का काम कर देती है, कंप्यूटर मोबाइल फोन नेटवर्किंग डिवाइस का काम कर देते हैं, टीवी जो है कंप्यूटर का काम कर देते हैं, इवन वॉशिंग मशीन कंप्यूटर का काम कर देती है। तो आपके पास वर्सेटैलिटी हो गई है। पहले क्या होता था कि एक डिवाइस एक चीज कर रही होती थी, अब एक डिवाइस सब कुछ कर लेती है। तो इसकी वजह से हमारी रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है टेक्नोलॉजी पे। नए बिजनेस मॉडल आ गए कि लेट सपोज पहले क्या होता था कि लेट्स अगर एक लड़का जो है छुट्टी करके घर पे होता था, तो अम्मी बोलती थी बेटा राशन ला दे, दही ला दे, गोश्त ला दे, सब्जी ला दे। तो उसका यही काम रह जाता था। अब आपके मोबाइल फोन में एप्स है, खा लो, मंगवा लो, पी लो, या फिर लगवा लो, या फिर धुला लो, कुछ भी ऐसे एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने उस ऐप को विजिट किया और वो काम जो भी आपके घर वाले कह रहे हैं आपने उसको कर लिया। तो आपके पास फूड पांडा, दराज, या फिर जमीन डॉट पी के, इसके अलावा जो है यांगो, या फिर बाई किया, इसके अलावा जितनी भी आपके पास ऐप्स मौजूद है, उन्होंने क्या कर दिया है, आपकी रिलायंस बढ़ा दी है। कि आप क्या करोगे, उस वेबसाइट पे विजिट करोगे, उस ऐप पे विजिट करोगे, अपना काम करवा लोगे। फिर ई कॉमर्स बिजनेसेस की वजह से रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। या तो बंदा बिजनेस कर रहा होगा या बिजनेस का कस्टमर होगा, उसकी वजह से रिलायंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। बाय द वे ये सवाल आ चुका है कि पूछ रहा है कि वो कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आपकी रिलायंस टेक्नोलॉजी पे इरिवर्सिबल हो गई है, कि अब ऐसी आदत लगी है कि छूटने का नाम ही नहीं लेती। बाय द वे अब ये खत्म भी नहीं होगी। सही है। तो ये था चैप्टर नंबर 4। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आ रहे होते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। नंबर 1 कि पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस जो है उनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी परचेज ही नहीं करते। कि हमें पता है कि पहले आपके पास प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आएगी, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट आएगी। तो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रही होती है। दूसरा कि कुछ लोग अभी भी आज के दौर पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रेफर कर रहे होते हैं। कि लेट सपोज आपने किसी को शादी का इनविटेशन भेजी और वो नहीं आया, आपने अगले दिन फोन करके पूछा भाई क्यों नहीं आए, बोलेंगे आपने व्हाट्सएप कर दिया कार्ड। तो वो कहेगा कि भाई आप इन पर्सन आके कार्ड देते। तो यहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चैलेंज बन रहा है। फिर ये हो सकता है कि लोगों के पास वो नेसेसरी स्किल और नॉलेज ही नहीं हो। कि लेट सपोज ऑफिस में कहा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब सारे जो एम्प्लॉयज है वो डर गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर इतना खर्चा ना करें, उनको खर्चे का टेंशन नहीं, उनको टेंशन ये सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीखना नहीं चाहते, स्किल्स और नॉलेज नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, चैलेंज आ जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक और मसला कि लेट सपोज अभी यहाँ पे क्लास चल रही है तो न्यूज आएगी कि भाई शार्क को भूख लगी और उसने हमारे तार खा लिए। तो यहाँ पे शार्क को भी जो है नूडल्स लग रहे होते तार। आए दिन जो है ना इंटरनेट खराब हो जाता है। तो मेरी जबान इतनी काली है, मैं कहूंगा इंटरनेट खराब हो रहा है और लिखा आएगा कि इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अनस्टेबल हो गई है। तो इन कुछ वजूहात की वजह से क्या होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हुए, एडॉप्ट करते हुए, अडेप्ट करते हुए चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं। ये सवाल आया नहीं है लेकिन आने को आ सकता है, तो इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमने चैप्टर नंबर 4 भी रिवाइज कर लिया है। यहाँ पे मैं लूंगा 5 मिनट का पॉज, क्योंकि मैंने आपको 4 चैप्टर रिवाइज करा दिए। तो अब जो है वो मेरी हालत जो है थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद अभी हो रहे हैं 47। 5 10 मिनट ही कर लेते हैं। 55 पे, 5:55 पे कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर नंबर 5 को रिवाइज करते हैं। जब तक कोई भी सवाल हो, चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कोई भी सवाल हो
पूछ लेना, चाहे वो कोई जार्गन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई चीज रिकॉल करनी हो, वापस से समझानी हो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब चैप्टर नंबर 5 का नाम है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कि आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं कि जिसके थ्रू कम्युनिकेशन फ्लो कर रही होती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, यानी कि लेटरल। इसके अलावा डायगनली कम्युनिकेशन जो है वो ट्रेवल कर रही होती है अलग अलग डायमेंशन के अंदर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क का पर्पस क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, ये सारी चीजों को हम जरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये चैप्टर नंबर 1 से रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 1 से रिपीट हुआ है। तो देखें, ये इंपॉर्टेंट एरिया है तभी रिपीट किया है, इसे जरा रीड कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क की डेफिनेशन पे। द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ ग्रुप। वो स्ट्रक्चर, वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान हो रही होती है। अगर मैं कम्युनिकेशन को एक फ्लो के थ्रू स्ट्रक्चर कर दूं तो क्या होगा कि मेरी कम्युनिकेशन उसी फ्लो में चलना शुरू हो जाएगी। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू हाउ इंफॉर्मेशन फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करती है। इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फ्लो थ्रू अ सिस्टम, कि एक सिस्टम बना दिया जाता है, एक प्रोसीजर बना दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो नहीं हो रही होती। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है रेगुलर पैटर्न्स होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि रेगुलरली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। और ये पैटर्न जो है पर्सन टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप के अंदर क्या कर रहा होता है, स्टैब्लिश कर रहा होता है। लेट्स सपोज एक पर्सन टू पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन क्या है, वो स्टैब्लिश कर रहा होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, और डायगोनल हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और स्ट्रक्चर कर दिया जाता है ताकि आप कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सको। अब यहाँ पे फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो जिसको हमने फ्लो किया है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो जिसको हमने फ्लो नहीं किया। हमारी नाक के नीचे से क्या हो रहा है कि वो आगे पीछे फ्लो कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 अटेम्प्ट में पूछा गया है। कम्युनिकेशन नेटवर्क का फंक्शन क्या है। पहला ये है कि कोऑर्डिनेशन दे देती है, पीपल टू पीपल, सॉरी, पर्सन टू पर्सन कोऑर्डिनेशन दे देती है, पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन दे देती है, पर्सन टू ग्रुप कोऑर्डिनेशन दे देती है। तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रिलेशन क्या है, या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से रिलेशन क्या है, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से रिलेशन क्या है, और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे, तो ये चीज पता चल जाती है कम्युनिकेशन नेटवर्क से। दूसरा, फॉर्मल गाइडलाइंस मिल जाती है कि किस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन किस तरीके से फ्लो करेगी। तीसरा, इंटरनली किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी और एक्सटर्नली किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। आपके पास टाइप्स ऑफ फॉर्मल नेटवर्क है, आपके पास चेन नेटवर्क है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास चेन नेटवर्क मौजूद है, वाई नेटवर्क मौजूद है, सर्कल नेटवर्क मौजूद है, ऑल चैनल नेटवर्क मौजूद है। फिर आपके पास इनफॉर्मल नेटवर्क में आपके पास मौजूद है ग्रेप वाइन। मैं फिर से रिपीट करूं, आपके पास मौजूद है चेन नेटवर्क, आपके पास मौजूद है वाई नेटवर्क, आपके पास मौजूद है व्हील नेटवर्क, आपके पास मौजूद है सर्कल नेटवर्क। इनको पढ़ाने से पहले जो एएफसी का स्टडी टेक्स्ट है उसमें मैं आपको जरा एक दफा इनकी डायग्राम्स भी दिखा देता हूं। काइंडली ये मुझे बता दें कि आपको एएफसी का हैंडआउट नजर आ रहा है। सही हो गया। अब यहां पे आप सबसे पहले देखिए चेन नेटवर्क। अभी जो चेन नेटवर्क है ना, आप इसे सर्कल में नहीं समझे, इसे आप वर्टिकल समझे। कि लेट सपोज जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो सबसे टॉप पर है, इसके बाद ये इसके बॉटम में है, ये इसके बॉटम में है, ये इसके बॉटम में और सबसे बॉटम में है। तो यहाँ पे एक हायरार्की बन रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टिल द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि इस वाले सर्कल को मैं कह देता हूं सीईओ,
इसको मैं कह देता हूं असिस्टेंट। तो सीईओ, फिर आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, फिर आ जाएगा डायरेक्टर, फिर आ जाएगा मैनेजर, फिर आ जाएगा असिस्टेंट। तो यहां पे एक वर्टिकल चेन बन जाती है जिसमें कम्युनिकेशन बॉटम अप जा सकती है या टॉप डाउन जा सकती है। हमने वर्टिकल कम्युनिकेशन ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर टॉप डाउन कम्युनिकेशन चल रही है तो हर सीनियर अपने सब ऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, अथॉरिटी शो कर रहा है। कि सीईओ वाइस प्रेसिडेंट को कह रहा है कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी हूं, वाइस प्रेसिडेंट मैनेजर को, डायरेक्टर को कह रहा है मैं तुम्हारी अथॉरिटी हूं, डायरेक्टर मैनेजर को कह रहा है मैं तुम्हारी अथॉरिटी हूं, और मैनेजर असिस्टेंट को कह रहा है मैं तुम्हारी अथॉरिटी हूं। और बॉटम अप का मतलब ये है कि जो आपके पास असिस्टेंट है वो मैनेजर को कह रहा है कि मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैनेजर डायरेक्टर को कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, डायरेक्टर वीपी को कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, वीपी सीईओ को कह रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ये एक वर्टिकल चेन है। इसके कुछ अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये हम देखेंगे। इसके बाद आ रहा है वी नेटवर्क। वी नेटवर्क और इनवर्स वी नेटवर्क, दो नेटवर्क निकल आते हैं। वी नेटवर्क क्या है कि जहां पे आपने पार्टनरशिप में देखा होगा एक से ज्यादा बॉस है। अब यहाँ पे आपके पास है बॉस ए और यहाँ पे आपके पास है बॉस जी। बॉस ए, बॉस जी। बॉस ए जो है उसके अंदर में आ रहा है बी सी डी, जो जी है उसके अंदर आ रहा है बी सी डी। अगर सर इन दोनों चेनों को मैं अलग अलग कर दूं तो आपके पास आ जाएगा ए बी सी डी, जी बी सी डी। तो यहां पे दो सबमर्ज्ड चेन नेटवर्क्स हैं। यहां पे दो सबमर्ज्ड चेन नेटवर्क है जो मर्ज हो रहे हैं कहां पे, पॉइंट बी पे। लेट्स सपोज पार्टनरशिप है, उन्होंने एक बी हायर किया, बी को दिया सी, सी को दिया डी, सही है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में ये सेंटर में है बॉस, ये लेट्स सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये आईटी डिपार्टमेंट है। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बॉस से बात कर रहा होगा तो बॉस मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करेगा, बॉस एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, आईटी डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, मार्केटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से, एचआर डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, एचआर डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता। फिर अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट से बात नहीं कर सकता, फाइनेंस डिपार्टमेंट आईटी एचआर से बात नहीं कर सकता। ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, सिर्फ बॉस से बात करेंगे। सर ऐसा रियल लाइफ में तो नहीं होता। ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाए गए ना, ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाए गए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हो भी सकता है, टेम्परेरीली हो सकता है, लेकिन हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे व्हील चैनल बनाया गया है। फिर आपके पास आ रहा है सर्कल। सर्कल सोचो, एक कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा दिया गया, ये सब एक ही लेवल के लोग हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस। अब मार्केटिंग वाला फाइनेंस से बात कर सकता है, ऑपरेशन से बात कर सकता है, फाइनेंस वाला एचआर से बात कर सकता है, मार्केटिंग से बात कर सकता है, एचआर वाला फाइनेंस से बात कर सकता है, आईटी से बात कर सकता है, आईटी वाला जो है एचआर से बात कर सकता है, ऑपरेशन से बात कर सकता है, ऑपरेशंस वाला फाइनेंस से बात नहीं कर सकता, ऑपरेशंस वाला एचआर से बात नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो आईटी वाला है वो मार्केटिंग से बात नहीं कर सकता और फाइनेंस से बात नहीं कर सकता, एचआर वाला ऑपरेशन से बात नहीं कर सकता, मार्केटिंग से बात नहीं कर सकता। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सर ऐसा कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पे लोग क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट वालों से बात कर रहे होते हैं? अगेन एक्सपेरिमेंट है। आपने चाइनीज विस्पर का नाम सुना होगा। मैंने एक बंदे से बात की, उसने अपने बंदे से बात की, गोल करते 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 मुझ तक बात पहुंची ना, वो पूरी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। फिर है ऑल चैनल नेटवर्क। हर बंदा दूसरे बंदे से बात कर सकता है, और ये एग्जाम्पल हमने देखी है। ऐसा रियलिटी में होता है कि मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले से, फाइनेंस वाला एचआर वाले से, एचआर वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग वाला आईटी वाले से, आईटी वाला फाइनेंस वाले से, फाइनेंस वाला ऑपरेशन से, ऑपरेशन से आईटी, सब बात हो सकती है। तो ये चैनल एग्जिस्ट करता है, ये रियलिटी में होता है। चेन वाई और ऑल चैनल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। सर्कल और व्हील जो है ज्यादातर आर्टिफिशियली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, रियलिटी में बहुत कम स्कोप होता है। ग्रेप वाइन हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस वायरस का, उस इंसेक्ट का, उस बग का काम कर रहा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फेक्ट कर रहा होता है, सही बीमार कर रहा होता है। ग्रेप वाइन कि एक डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर दूसरे डिपार्टमेंट के प्यून से बात कर रहा है,
सीईओ जो है वो क्या कर रहा है, असिस्टेंट से बात कर रहा है, वीपी जो है वो क्या कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर से बात कर रहा है। कम्युनिकेशन आगे पीछे ऊपर नीचे सांप की तरह हर जगह जा रही है, जिसको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो आपके पास पास में सवाल आया है कि चेन नेटवर्क क्या होता है, तो उसमें ये जवाब दिया गया था। सही है, आपके पास पास्ट पेपर्स में मौजूद है, ये मेरे सजेस्टेड आंसर्स में मौजूद है। फिर आपसे वाई नेटवर्क पे सवाल पूछा गया है, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था। आपके पास एक सवाल आया था वाई नेटवर्क और चेन नेटवर्क में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, तो मैंने इन्हीं में से सवाल का आंसर निकाला था। और एक बार ग्रे पाइन के बारे में भी पूछा गया है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, प्लीज इसे भी रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज चैप्टर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। तो उसे जरा थॉरली रीड कर लीजिएगा। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं सर एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वाला टॉपिक दोबारा करवा दे प्लीज, उसके पॉइंट की समझ नहीं कुछ। अब्दुल्ला मैं काम ये करता हूं कि एक्सियम्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को सेपरेटली रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। उस छोटी सी रिकॉर्डिंग को आप सुन लोगे ना, आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और मैं आप लोगों को जरा एक दफा बता देता हूं कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है और कौन कौन से एरियाज आप लोगों ने ज्यादा फोकस करने। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऐसे तोड़ूंगा कि आपके पास होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही है, इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके पास, उसमें आपके पास है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10 एंड सॉरी चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। सही है, इंपॉर्टेंट की बात करूं तो चैप्टर 1 से लेके 6 तक, फिर चैप्टर 8, चैप्टर 11, यहाँ पे आएगा चैप्टर 14, सॉरी चैप्टर 11, फिर आ जाएगा चैप्टर 13। तो ये हो गया 1 से लेके 6 तक। 7 आ जाएगा यहाँ पे, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 12। तो 1 से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो मेरे हैंडआउट्स है उसके हिसाब से ये कुछ सिग्निफिकेंस है कि लेट सपोज अगर आपके पास चैप्टर नंबर 9, 10 और 14 में से अगर आपके पास ऑन एवरेज 8 मार्क्स का भी सवाल आ जाता है, तो यहां से आपके 24 मार्क्स बनेंगे। यहाँ पे आपके पास 6 चैप्टर, 7, 8, 9, ये जो 9 चैप्टर्स है, अगर इनमें आपके पास ऑन एवरेज 4 मार्क्स का भी सवाल आता है, तो तकरीबन ये आपके पास बन जाते हैं 36। ठीक है, ये 36 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा। इसमें अगर आपके पास ऑन एवरेज 3 मार्क्स का सवाल भी आता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 6। तो ये आपके पास हो जाते हैं 30 और ये हो जाएंगे 36। तो ये हो गया आपके पास 76 मार्क्स का पेपर आपसे यहां से आएगा। फिर लेटर, मेमो, रिपोर्ट एंड प्रेसी, यहां से आपके पास तकरीबन कोई 25 से 30 मार्क्स का पेपर आएगा। ये आपके पास पैटर्न मौजूद है। तो सोचो, हमने आज चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 रिवाइज किया, तो 15 मार्क्स की हमारे पास, सॉरी हमारे पास 1 से लेके 5 20 मार्क्स की हमारे पास रिविजन हो चुकी है। आज हमने 20 मार्क्स रिवाइज कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग अगर चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है 11 मार्क्स और रिवाइज कर लेंगे, 31 मार्क्स की रिविजन हो जाएगी। तो आई होप आपको बात समझ आ गई हो। अगली क्लास में मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।